नमस्कार। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था की एक बड़ी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक तरफ तो हमारी इकॉनमी रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ हमारा रुपया है कि लगातार कमजोर होता जा रहा है। ये एक अजीब सा विरोधाभास है ना? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। भारतीय रुपए ने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 91 का आंकड़ा पार कर लिया है। मतलब एक ऐसे लेवल पर पहुंच गया है जो उसने पहले कभी नहीं छुआ। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल लेवल है जिसके बारे में कुछ साल पहले सोचना भी मुश्किल था। और यकीन मानिए, इसका असर हम सबकी जेब पर पड़ने वाला है। और यही है वो पहेली जिसकी हम बात कर रहे थे। एक तरफ भारत 8.5% की जबरदस्त जीडीपी ग्रोथ के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है, वहीं दूसरी तरफ हमारा रुपया 2025 में 6% से ज्यादा गिरकर एशिया की सबसे खराब परफॉर्म करने वाली करेंसी बन गया है। मतलब ग्रोथ ऊपर, रुपया नीचे। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? जब देश के आर्थिक फंडामेंटल्स इतने मजबूत दिख रहे हैं, तो फिर हमारी करेंसी इतनी कमजोर क्यों पड़ रही है? देखिए, इस गिरावट के पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि कई सारे फैक्टर्स हैं। तो चलिए एक एक करके इन वजहों की पड़ताल करते हैं और समझते हैं कि कौन से वो मुजरिम हैं जो रुपए पर दबाव डाल रहे हैं। तो सबसे पहला और बड़ा कारण है विदेशी निवेशकों का हमारे बाजारों से पैसा बाहर निकालना। होता क्या है कि जब विदेशी निवेशक अपना पैसा निकालते हैं तो वे रुपये बेचकर डॉलर खरीदते हैं। इससे बाजार में डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है और रुपये की वैल्यू गिर जाती है। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। 2025 में अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने इंडियन मार्केट से करीब 18 बिलियन डॉलर निकाल लिए हैं। अंदाजा लगाइए, ये हमारे देश के हेल्थ बजट के आधे से भी ज्यादा है। ये निवेशक अमेरिका जा रहे हैं क्योंकि वहां उन्हें ऊंची ब्याज दरों के कारण ज्यादा सुरक्षित और बेहतर रिटर्न मिल रहा है, और इसका सीधा असर हमारे रुपए पर पड़ रहा है। तो मुजरिम नंबर 2 कौन है? ये है अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड वाला मामला जो अटका पड़ा है। अमेरिका ने भारतीय सामानों पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगा रखे हैं और कई बार बातचीत होने के बावजूद अब तक कोई ट्रेड डील फाइनल नहीं हो पाई है। और ये फर्क जरा देखिए, हैरान करने वाला है। जहां चीन पर अमेरिकी टैरिफ अब घटकर 20% रह गया है, वहीं भारतीय सामानों पर यह 50% तक है। इसका सीधा मतलब है कि हमारा एक्सपोर्ट महंगा हो जाता है, उसकी डिमांड घटती है और नतीजतन भारत में आने वाले डॉलर भी कम हो जाते हैं। और अब आते हैं हमारे तीसरे मुजरिम पर, हमारा बढ़ता हुआ व्यापार घाटा, यानी कि ट्रेड डेफिसिट। इसका सीधा सा मतलब है कि हम जितना सामान दुनिया को बेच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा खरीद रहे हैं, और जब हम बाहर से ज्यादा खरीदते हैं तो हमें पेमेंट भी डॉलर में ही करनी पड़ती है, जिससे डॉलर की डिमांड और बढ़ जाती है। अब जरा इन नंबर्स पे नजर डालिए। ये अपने आप में पूरी कहानी कह देते हैं। हमारा सामान का एक्सपोर्ट 11% गिरा है, जबकि इंपोर्ट 16% बढ़ गया है। और सबसे चौंकाने वाली बात, सोने का इंपोर्ट 200% तक उछल गया है। इस बड़े असंतुलन ने हमारे ट्रेड गैप को और भी चौड़ा कर दिया है, जिससे रुपए पर जबरदस्त प्रेशर बना हुआ है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इस सब का हमारी आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? ये गिरता हुआ रुपया किसके लिए अच्छा है और किसके लिए बुरा? चलिए देखते हैं कि इस खेल में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। देखिए, कमजोर रुपए का असर सब पर एक जैसा नहीं होता। एक तरफ है हमारे एक्सपोर्टर्स जैसे आईटी और फार्मा कंपनियां, जिनकी तो चांदी हो जाती है क्योंकि डॉलर में उनकी कमाई रुपए में ज्यादा हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग इंपोर्ट करते हैं, जिन कंपनियों पर विदेशी कर्ज है, जो स्टूडेंट्स बाहर पढ़ रहे हैं और हम जैसे आम लोग, हमें महंगाई के रूप में इसकी कीमत चुकानी पड़ती। और ये बात 100% सच है। जब रुपया गिरता है तो पेट्रोल से लेकर हमारे मोबाइल फोन और लैपटॉप तक हर इम्पोर्टेड चीज महंगी हो जाती है। इसका सीधा असर घर के बजट पर पड़ता है। अक्सर लोगों के मन में एक बात होती है कि अगर किसी देश की करेंसी की वैल्यू कम है तो वो देश भी कमजोर होगा। लेकिन क्या ये सच है? चलिए इस गलतफहमी को भी दूर करते हैं। ये सोचना कि करेंसी का नंबर कमजोर है तो इकोनॉमी भी कमजोर होगी, पूरी तरह से सही नहीं है। जरा जापान को देखिए, $1 के बदले 156 येन, फिर भी वो एक आर्थिक महाशक्ति है। या वियतनाम पर नजर डालिए, जहां $1 26,000 डोंग से भी ज्यादा का है, लेकिन उनकी इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है। तो पॉइंट ये है कि करेंसी का नंबर देखकर किसी देश की आर्थिक ताकत का अंदाजा लगाना सही नहीं है। ठीक है,
तो प्रॉब्लम समझ आ गई, असर भी पता चल गया। अब सवाल ये है कि इसका हल क्या है? रुपये को स्थिर करने के लिए क्या किया जा सकता है? आगे का रास्ता क्या है? तो रुपये को इस गिरावट से बचाने के लिए एक्सपर्ट्स 4 बड़े रास्ते सुझाते हैं। 4 ऐसी रणनीतियां जो गेम बदल सकती हैं। पहला, अमेरिका के साथ एक अहम ट्रेड डील। दूसरा, रिजर्व बैंक का सही समय पर दखल। तीसरा, देश में बिजनेस का माहौल बेहतर बनाना। और चौथा, ब्रांड इंडिया को दुनिया के सामने और मजबूती से पेश करना। चलिए इन्हें थोड़ा और समझते हैं। अमेरिका के साथ ट्रेड डील से हमारे एक्सपोर्टर्स को बहुत फायदा होगा, लेकिन ये बातचीत आसान नहीं होगी। रिजर्व बैंक अपने विशाल विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल करके बाजार में रुपए को गिरने से थाम सकता है, पर इसकी भी एक सीमा है। देश में बिजनेस करना आसान होगा और भ्रष्टाचार कम होगा तो विदेशी निवेशक खुद ब खुद आएंगे। और हाँ, जब हम टूरिज्म को बढ़ावा देंगे तो देश में डॉलर का फ्लो बढ़ेगा। तो निचोड़ ये है कि कोई एक जादुई छड़ी नहीं है जो इस समस्या को एक झटके में सुलझा दे। रुपए को स्थिर करने के लिए हमें पॉलिसी, डिप्लोमेसी और घरेलू सुधारों, इन सबको मिलाकर एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अपनानी होगी। आखिर में रुपया आज एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़ा है। सवाल ये है कि क्या ये सब कोशिशें रुपए के लिए एक नई और स्थिर दिशा तय कर पाएंगी, या फिर हमें इस उतार चढ़ाव के साथ ही जीने की आदत डालनी होगी। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।